नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। देश के कई हिस्से में बारिश हो रही है, लेकिन गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बुरा हाल है। जगह जगह से नुकसान की खबर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिनों तक स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। आपको बता दें कि हालात इतने बुरे हैं कि नदियां और नाले उफान पर हैं। वाहन के साथ साथ जिंदा मवेशी भी पानी में बहते दिख रहे हैं। ये गुजरात के राजकोट की तस्वीरें हैं। इनमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से जिंदा मवेशी पानी में बहते चले जा रहे हैं। करीब 40 पशु इस बाढ़ में बह गए। जामनगर में भी स्थिति बहुत खराब दिखाई दे रही है। यहाँ एनडीआरएफ टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ 19 घंटे में 10 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 3 दिन स्थिति यही रहने की संभावना है। कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोग तकरीबन पूरे पानी में डूबे हुए नजर आए। सड़कों, खेतों में हर जगह पानी भरा हुआ है। सारे वाहन डूब चुके हैं। द्वारका में भी यही हाल दिखा। यहाँ 467 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मकानों, दुकानों में हर जगह पानी भर चुका है। तबाही का ये मंजर तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 15 अपराधियों की फोटो सहित पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। इधर चौबेपुर थाने के निलंबित दरोगा ने पूछताछ में बताया कि विकास ने पहले ही कहा था कि अगर पुलिस उसके घर पर पहुंचती है तो लाशें बिछ जाएंगी। पुलिस ने विकास दुबे के उन 15 साथियों की तस्वीरों के पोस्टर जारी कर दिए जिनकी उसे इस हत्याकांड में तलाश है। इन पे 25-25 हजार का इनाम भी है। पुलिस ने विकास के 3 साथियों को गिरफ्तार भी किया है। जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। डीएसपी देवेंद्र मिश्र की कानपुर के एसएसपी को लिखी चिट्ठी की जांच करने आईजी लक्ष्मी सिंह कानपुर पहुंची हैं। उनकी टीम ने डीएसपी के दफ्तर के कंप्यूटर और दस्तावेज कब्जे में ले लिए। चिट्ठी में डीएसपी ने आरोप लगाया था कि चौबेपुर थाना इंचार्ज विनय तिवारी ने विकास की एफआईआर से अवैध वसूली की धारा हटा दी थी। एसएसपी का कहना था कि यह चिट्ठी उनके ऑफिस में नहीं आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है। डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा का 5 मार्च में लिखा पत्र इस नृशंस वारदात का अलार्म था। आज खबरें आई हैं कि वो पत्र गायब है। ये सारे तथ्य यूपी के गृह विभाग की कार्यशैली पे एक गंभीर प्रश्न उठाते हैं। आईजी लक्ष्मी सिंह ने इस पे कहा है कि वो जांच के बाद इसकी सच्चाई बता पाएंगी। नहीं, मैं अभी जांच कर रही हूँ। जी जी। क्या लेटर जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया था? नो कमेंट। उधर चौबेपुर थाने के निलंबित 2 एसआई और एक सिपाही से पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक एसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि विकास ने उसे 2 जुलाई को फोन कर कहा था कि पुलिस गांव आई तो उसकी लाशें उठेंगी वहां से। इसकी जानकारी उन्होंने थानेदार को दे दी थी। वो इतना डर गए थे कि पुलिस टीम के साथ विकास के घर नहीं गए। एसआई कुंवर पाल ने बताया कि वो पहले बिकरू गांव के बीट के दरोगा थे। वो भी विकास के डर से पुलिस टीम के साथ नहीं गए। सिपाही राजीव ने बताया कि विकास बहुत खतरनाक है। उसके डर से उन्होंने उसके खतरों से टीम को आगाह नहीं किया। विकास की तलाश में जगह जगह उसके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। रोज उसके कहीं देखे जाने की अफवाह उड़ती है। बिजनौर में उसके होने की खबर उड़ने पर हथियारबंद पुलिस ने पूरा शहर छान मारा, लेकिन नहीं मिला। कल एक अफवाह उड़ी थी कि विकास दुबे जनपद बिजनौर में है। इस बात को लेकर पूरे जनपद को सील कर दिया गया था। चेकिंग कराई गई थी। गहन सारे क्षेत्राधिकारी, एसपीआरएम, मैं स्वयं और पुलिस अधीक्षक महोदय सब चेकिंग की गई शाम तक, और ये गलत पाई गई सूचना। विकास दुबे के बीएसपी और बीजेपी नेताओं से संबंधों पे हो रहे विवाद के बीच आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि विकास दुबे कभी भी किसी भी हैसियत में समाजवादी पार्टी में नहीं था। विकास दुबे कांड ने राजनीति, अपराध और पुलिस के बीच गठजोड़ के बहुत सारे राज उजागर किए हैं, लेकिन 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद काश सिस्टम में कुछ बदलाव हो, हालात फिर पहले जैसे ना हो जाएं। कानपुर में अरुण अग्रवाल, साहिब आलम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
मुंबई शहर में पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस के मामले कम होते तो दिख रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बाकी दूसरे शहरों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जहां नई रणनीति के साथ इससे निपटने की जरूरत है। ठाणे और पुणे में कोरोना के बढ़ते मामले, दोनों शहर देश के सबसे ज्यादा प्रभावित 5 शहरों में शामिल हो गए हैं। इनसे ज्यादा कोरोना के केस अब सिर्फ दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में हैं। मुंबई में 23,000 एक्टिव केस है और ग्रोथ रेट 1.3% है। वहीं ठाणे में कुल मामले 12,200 है और ग्रोथ रेट 3% है। अगर पुणे की बात करें तो 14,000 एक्टिव केसेस है और ग्रोथ रेट 4% है। ज़रूर मुंबई के आसपास के जो भी छोटे छोटे महानगर पालिका है, जैसा भिवंडी है, मीरा भाईंदर है, तुम्हारे उल्लासनगर है, अंबरनाथ है, बदलापुर है, ये सभी जगह पे थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं। मुंबई में कम हो रहा है लेकिन उधर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कुल कोविड मामले में मुंबई का हिस्सा कम हो रहा है। मई में ये 58% था तो अभी 43% है। कई छोटे शहरों में जून में केसेस दुगने 3 गुने बढ़े हैं। मुंबई में कुल मामले 94% बढ़े हैं, ठाणे में 166%, नवी मुंबई के पनवेल में 364%, जबकि मीरा भाईंदर में 414%, कल्याण डोंबिवली में 469%। वहीं मुंबई के 4 फील्ड अस्पताल शुरू हुए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर बताया कि आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 4 फील्ड अस्पताल के उद्घाटन में शामिल हुए। इन फील्ड अस्पतालों से 3,205 बेड बड़े हैं, वहीं 222 आईसीयू बेड मुलुंड, दहिसर, बीकेसी और महालक्ष्मी रेसकोर्स में जुड़े हैं। यहाँ 10 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया है। इन सभी महानगर पालिका में टेस्ट बढ़े हैं, लेकिन इससे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अगर मुंबई की बात करें तो हर रोज 5,000 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि 10,000 टेस्ट की क्षमता है। उम्मीद करनी चाहिए टेस्ट बढ़ाए जाएंगे, जिससे कोरोना से निपटने में आसानी होगी। पूर्वा चिटनिस की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में कोरोना के कहर के बीच लाखों जरूरतमंदों का पेट भर रही सामाजिक संस्थाएं फंड की बड़ी किल्लत से गुजर रही हैं और इस वजह से कईयों ने अपने कम्युनिटी किचन को बंद कर दिया है, क्योंकि बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के इस दौर में इनकी आर्थिक मदद करने वाला कोई नहीं है। मानखुर्द, शिवाजी नगर और गोवंडी जैसी मुंबई की बस्तियों में करीब 100 दिनों से 12 कम्युनिटी किचन के जरिए हजारों लोगों का पेट भर रहे टीआईएसएस छात्र संघ के महासचिव फहाद अहमद और उनकी टीम अब लोगों तक मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वजह है पैसे की कमी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने नेटवर्क पे चलती हैं। जिस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का जितना बड़ा नेटवर्क होता है उसके हिसाब से उनको फंडिंग मिल जाती है। तो अब वो क्योंकि नेटवर्क में हमने अपनी रिक्वेस्ट भेजी और जिस तरह से सब लोगों ने हमारी मदद की, तो वो अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब हमारे नेटवर्क्स के पास भी जो हमारे पोटेंशियल डोनर्स हैं उनके पास फंड्स नहीं है। जब हमारे पास फंड्स नहीं आ रहे हैं तो हम भी काम नहीं कर पा रहे हैं और पिछले कई दिनों से हमने कुक फूड भी हमारा रुक गया। हम जो राशन की किट्स प्रोवाइड करते थे अब वो भी ना के बराबर ही प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सबसे घनी बस्ती धारावी में एनएसओ नाम की ये संस्था बीते 100 दिनों से लाखों लोगों को 2 वक्त का भोजन बांट रही थी। अब अकाउंट में पैसे नहीं, मदद पहुंचाएं तो कैसे? रमजान ईद के बाद हमारे पास फंडिंग कम होने लगी, हमारे काम धंधे ख़त्म होने लगे, हमारे ग्रुप वाले ने सबने इनकार कर दिया। फिर ये खाना हमने बंद कर दिया क्योंकि हमारे पास किसी भी गवर्नमेंट का या नगर सेवक का या किसी और का सपोर्ट नहीं था। महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल कांग्रेस के नगर सेवक बब्बू खान धारावी में सबसे पहले कम्युनिटी किचन शुरू करने वालों में से एक हैं, लेकिन किचन चलाने के लिए अब पैसे ही नहीं। मैं भी एक छोटा कारोबारी हूँ, तो मैं भी अपने हिसाब से अभी तक करता हुआ आया। मुझे कहीं से कोई मदद तो नहीं थी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने दम पे मैं कर रहा था। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि अभी हमारे पास में इतना नहीं था कि हम आगे और चला सकते थे। 58 दिनों में करीब 35,000 लोगों तक खाना पहुंचा चुकी लेमोरिया फाउंडेशन ने भी मदद बंद कर दी है। हम कितना भी हमारा हाथ से कितना डालेगा, हमारा स्पॉन्सर भी कोई मिला नहीं, स्पॉन्सर लेने के हम जाता भी नहीं था। क्यों मालूम है, ज़्यादा इधर सब लोग का लॉकडाउन है, सब लोग भी तकलीफ में है, किससे जाके पैसा लो। हालांकि तंगी के इस दौर में भी कई मैदान में जुटे हैं। आरएसएस से जुड़े विशाल टिब्रेवाला मुंबई भर में संस्था की मदद से 17 कम्युनिटी किचन चलाकर 75 लाख मील बांट चुके हैं। मदद का सिलसिला अब तक जारी है।
इधर मुंबई और भिवंडी में 5 कम्युनिटी किचन चला रही घर बचाओ घर बनाओ संस्था की हालत भी खस्ता है, लेकिन अब तक मैदान में डटी है और सभी मिलकर अब मांग कर रहे हैं कि सरकार इनकी मदद करे ताकि जमीनी तौर पर ये जरूरतमंदों की मदद कर सकें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। युवा पत्रकार तरुण सिसोदिया की मौत की न्यायिक जांच को लेकर तमाम पत्रकारों ने मौन जुलूस निकाला। हालांकि एम्स ट्रॉमा सेंटर इसे आत्महत्या बता रहा है, पर सवाल ये उठ रहे हैं कि 13 दिनों तक यहां भर्ती रहने के बाद आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। दिल्ली प्रेस क्लब के बाहर मंगलवार को तमाम पत्रकारों ने शांति मार्च निकाला। इन पत्रकारों ने तरुण सिसोदिया की मौत की न्यायिक जांच कराने की मांग भी की। आर्थिक हालत किसकी कैसी है बहस का विषय नहीं है। अभी बहस का विषय है कि तरुण सिसोदिया ने उसकी हत्या हुई या उसने आत्महत्या की, ये मूल विषय है। तो इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हालांकि एम्स ट्रॉमा सेंटर इसे आत्महत्या बता रहा है, लेकिन बीते 13 दिनों से कोरोना का इलाज करा रहे तरुण सिसोदिया ने अपनी हत्या की आशंका क्यों जताई थी, इस सवाल का जवाब ट्रॉमा सेंटर नहीं दे पा रहा है। एनडीटीवी को ट्रॉमा सेंटर के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उससे भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। मसलन जब उसकी हालत में सुधार हो रहा था तब उसे आईसीयू में क्यों रखा गया? क्या आईसीयू साइकोसिस की वजह से तरुण ने ये कदम उठाया? सामान्य मरीज को आईसीयू में रखने से ये डर विकसित हो जाता है। क्या ट्रॉमा सेंटर की कमियां ना दिखें इसलिए उसे आईसीयू में रखा गया ताकि उसका मोबाइल लिया जा सके? तरुण सिसोदिया के दोस्तों की माने तो अस्पताल में वो बहुत परेशान था। मौत से 3 दिन पहले उनका हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था कि एम्स में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, यहाँ पे मेरे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, यहाँ तक कि मेरा मर्डर तक हो सकता है। ये ऐसी आशंका उन्होंने जाहिर की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने अब इस मामले पर जांच के लिए कमेटी बना दी है। परेशानियों से घिरे युवा पत्रकार तरुण सिसोदिया का इलाज करने के बजाय क्या उसे परेशान ज्यादा किया गया, इसका जवाब जांच के बाद ही मिल सकेगा। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक अजीबोगरीब खबर महाराष्ट्र के सतारा से, जहां चोरों ने पीपीई पहनकर सोने की दुकान में चोरी की। स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी कि चोर पीपीई पहनकर आए थे और करीब 20 लाख रुपए का सामान चोरी करके ले गए। सतारा के फलटन शहर में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज पाए गए थे, इसलिए ये क्षेत्र पिछले 15 दिनों से कंटेनमेंट जोन में है। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन में छोटे या फिर बजट स्कूल फीस नहीं मिल पाने की वजह से बंद होने के कगार पर हैं। इन स्कूलों में गरीब या फिर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ते हैं जो बेरोजगार हैं और फीस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में जो टीचर्स हैं यहाँ के, उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के संगम विहार की घनी आबादी में हरि विद्या भवन स्कूल के मालिक सुशील धनखड़ को नहीं पता कि वो अपना स्कूल कब तक चला पाएंगे, क्योंकि 2000 बच्चों के स्कूल में पिछले 3 महीनों में मात्र 4% बच्चों ने ही फीस दी है। हालत ये है कि सुशील अपने स्कूल के शिक्षकों को 2 महीने से वेतन नहीं दे पाए हैं। पिछले 3 महीने का अगर डेटा निकालें तो नॉट मोर देन 4% फीस जो मंथली आई नहीं है हमारे पास, तो उसकी वजह से टीचर्स की सैलरी में भी प्रॉब्लम आ रही है। सुशील बताते हैं कि फीस ना भर पाने या फिर पलायन कर जाने के कारण 20% बच्चे स्कूल भी छोड़ चुके हैं। 20% मानकर चल रहे हैं कि बच्चे वापस स्कूल में नहीं आएंगे, आइदर गांव जाने की वजह से या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे। यही हाल दिल्ली के सैकड़ों छोटे स्कूलों का है। ये दिल्ली के न्यू अशोक नगर का विद्या बाल भवन स्कूल है। यहाँ 400 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के मालिक हरि शर्मा बताते हैं कि यहाँ ज्यादातर मजदूरों या फिर छोटी नौकरी करने वालों के बच्चे पढ़ते हैं। लॉकडाउन के चलते बहुत अभिभावक बेरोजगार हो गए हैं। यही वजह है कि फीस के लिए ज्यादा दबाव भी नहीं बना सकते हैं।
ये हालात रहा तो हम समझते हैं कि 2-3 महीने तक ये स्कूल सुचारू रूप से चल पाएंगे, उसके बाद ही बंद होने की कगार पर आने की स्थिति पर खड़े हैं। कुछ माइग्रेंट लेबर टाइप जो हमारे भाई थे वो अपने अपने गृह नगरों को वापस चले गए, तो वो लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि फीस ना देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका जो रोजगार था वो पूरी तरह से छिन गया और उनकी जो आमदनी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो ऐसे हालात में उनके लिए फीस दे पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिनके स्कूल किराए की इमारत में चल रहे हैं उनकी तकलीफें ज्यादा बड़ी हैं। हम लोगों के सामने स्थिति है कि हम लोग सुसाइड कर लें या स्कूल बंद कर दें। इसका कारण है कि लॉकडाउन के कारण हम लोगों की फीस ना आना, स्कूल स्टाफ को सैलरी देना तो बहुत दूर की बात है, बिल्डिंग का किराया तक नहीं दे सकते। सरकार को इसके बीच में आना चाहिए, या तो सरकार हमें स्टाफ के लिए फंड दे या फिर पेरेंट्सों को बोले कि वो स्कूल को फीस दे। जब तक पेरेंट्स फीस नहीं देंगे। देश भर में छोटे स्कूलों की हालत बेहद खराब है, जैसे ये अमृतसर का SAM पब्लिक स्कूल। यहाँ शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कई शिक्षक नौकरी भी छोड़ चुके हैं। 3 महीनों से पेरेंट्स फीस भी नहीं पे कर पाए हैं, उनकी भी दिक्कतें हैं, उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो बहुत मुश्किल होगी। इन स्कूलों के भविष्य के साथ देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। ये वो छोटे स्कूल हैं जहाँ पर निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, जिनको जो रोज़ कमाते खाते हैं, जिनकी महीने में सीमित तनख्वाह है, अब उनके पास काम ही नहीं है, रोज़गार छिन गया है। कोई कारपेंटर का बच्चा पढ़ता है तो कोई मजदूरी करता है, उनका बच्चा पढ़ता है, 500 से 600 हज़ार रुपये तक तनख्वाह है, फीस है यहाँ की, और वो देने में असमर्थ है। सोचिए कि अगर ये स्कूल नहीं रहेंगे तो जो पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को कुछ बनाने का सपना है इन गरीबों का, वो कैसे पूरा होगा। नई दिल्ली में सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।